फौज के पराक्रम को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। देश की फौज का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये फौज ऐसी फौज, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज अगर कहीं की है तो भारतवर्ष की देश की फौज है, जिसने हमेशा तिरंगे को ऊपर रखने का कार्य किया। और देश की फौज का पराक्रम कोई चर्चा का विषय भी नहीं। बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से देश की फौज के पराक्रम को लेकर बात कही जा रही है, इसमें हम सब शामिल हैं। आप प्रस्ताव लाइए, देश की फौज के पराक्रम को नमन करने का प्रस्ताव लाइए, हम आपका साथ देंगे। नहीं तो हम प्रस्ताव ला रखते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि फौज ने तो अपना काम किया, लेकिन क्या सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं ने अपना काम किया कि नहीं किया, ये चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय ये है कि सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली क्या रही ऑपरेशन सिंदूर के समय। और हमारा देश लोकतंत्र है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, यदि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी में कहीं कमी छोड़ता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उस कमी को, उस खामी को देश के जनता के सामने रखे। ये हमारी जिम्मेदारी है इस प्रजातंत्र में। विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी उस समय निभाई जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ, और हमने कहा कि हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो, पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय बैठक रखी, लेकिन सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं शामिल हो पाए। उनकी व्यवस्था दिखाई गई। अगर उन दिनों में उनकी व्यवस्था थी तो दिन बदले जा सकते थे, और अगर दिन में व्यवस्था थी तो रात के 12 बजे भी अगर आप सर्वदलीय बैठक रहते तो हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता सब आने के लिए तैयार थे। दुनिया में एक शक्ति प्रदर्शित होती भारत के लोकतंत्र की कि सब एक हैं, लेकिन आपने वो मौका चूक गए आप। उसके बाद बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना लोहा मनवाया। और एक ऐसा समय आया 9 तारीख के बाद जब दुनिया ये मानने लगी कि हिंदुस्तान की फौज का अपर हैंड है, हम एडवांटेजियस पोजीशन में हैं, हम दुश्मन के गले के नजदीक हैं। लेकिन फिर 10 तारीख को यकायक सीज फायर। देश की भावना थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, निर्णायक जवाब दिया जाए, जैसा 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाया था हमारी देश की फौज ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी के समय पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए। आप बार बार बोलते थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात बोलते थे, अब आगे किस मुंह से आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात रखेंगे देश के सामने? आपके सभी वक्तव्यों में कहा गया है कि पाकिस्तान घुटनों पे था। आप ही कह रहे हैं अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी, और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? मगर दुख तो तब हुआ, देश के दिल में दुख हुआ कि देश की जो भावनाएं थी उन भावनाओं पे विराम, युद्ध विराम, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की भावनाओं पे विराम अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। उसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन ये सीज फायर की क्या शर्तें थी देश के सामने आपको रखना चाहिए। मगर इन शर्तों के साथ साथ युद्ध विराम से पहले भी एक रणनीतिक चूक हुई। आज राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस के समय ये रणनीतिक चूक हुई पाकिस्तान को लेकर। सबसे बड़ी रणनीतिक भूल उस समय हुई, आदरणीय विदेश मंत्री जी बैठे जब इन्होंने टेलीफोन करके कहा कि हम केवल आतंकी ठिकानों को निशाने पे ले रहे हैं, मगर हम किसी मिलिट्री या सिविलियन ठिकानों को निशाने पे नहीं ले रहे। जब ये कहा आपने स्वीकार किया, एक तरीके से क्लीन चिट दी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को, और अलग अलग दृष्टि से आपने देखा पाकिस्तान, जबकि आपके सारे ही स्पीकर्स कह रहे हैं, मान रहे हैं, और देश मानता है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और इन आतंकियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। ये एक हैं। मगर आपने स्वयं टेलीफोन करके अलग अलग दृष्टि से देखने का काम किया कि केवल हम आतंकी ठिकानों को, ये जो रणनीतिक भूल हुई है इतिहास में हमेशा ये बात
पाकिस्तान को एक आपने मौका दिया ये कहने के लिए। विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है देश में? विदेश मंत्री का काम कोई स्कूल, कॉलेज या सड़क बनाना नहीं होता। विदेश मंत्रालय का काम होता है दुनिया में अपने दोस्त मुल्कों की संख्या को बढ़ाना। विदेश मंत्रालय की और विदेश नीति की आपकी सच्चाई 11 साल की तब सामने आई जब ये टकराव की स्थिति पैदा हुई। कितने देश आपके साथ आके खड़े हुए और कितने देशों ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, दुनिया ने देखा। और ये बात कबूलनामा अभी मेरे मित्र जय पांडा भी कह रहे थे कि देशों की तरफ से पढ़ रहे थे कि उस देश ने आतंकी हमला का निंदा करी और उस देश ने निंदा करी। मैं पूछना चाहता हूं, एक देश का नाम बताओ जिसने आतंकी हमले की निंदा भी करी और यह भी कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है और हम पाकिस्तान की भी निंदा करते हैं। एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ देने वालों की देशों में चीन, टर्की, अजरबैजान, मलेशिया जैसे देशों की, और आपके साथ एक ने भी बयान नहीं दिया। और ये बात आपको भी पता है, 11 साल की आपकी विदेश नीति, दुनिया में जो भ्रमण प्रधानमंत्री जी ने किया, विदेश मंत्री जी आपने किया, बाकी अधिकारियों ने किया, उसका सच तब सामने आया जब इस घटना के बाद आपको सांसदों पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल भेजने पड़े। 11 साल से आप क्या कर रहे थे दुनिया में कि चप्पे चप्पे में घूम के, जब आपको सांसदों पे आना पड़ा। दुख इस बात का, और आपकी विदेश नीति की दूसरी बड़ी कमी, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं ने उस एक महीने में जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया और आप उसको रोकने में असफल साबित हुए। जिस तरीके से IMF ने 1 बिलियन का लोन, जब टकराव चल रहा था, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, IMF ने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया, जिसका विरोध भी आपने किया, लेकिन आपके विरोध को IMF ने नहीं सुना। वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन के निवेश का प्रस्ताव पारित किया, तो उसी महीने ADB ने उसी मई के महीने में $800 मिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए स्वीकृत किया। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म ग्रुप का को चेयरमैन बनाया गया, डकैत के हाथ को थानेदार बनाया गया, आप रोक नहीं पाए। और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें 2011 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया गया था, FATF में ग्रे लिस्ट में डाला गया था 2011 में UPA सरकार के समय, और 2022 में उसको FATF से ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकला, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाए। आपकी विदेश नीति में कमी, दूसरी कमी वहां है जब दुनिया के मुल्कों ने, अमेरिका और रूस जैसे मुल्कों ने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बराबर तोल दिया। ये कैसे संभव है? हम इसको कैसे मान सकते हैं? एक मुल्क आतंकवाद को पोषित करने वाला मुल्क है और दूसरा मुल्क आतंकवाद से पीड़ित मुल्क है। हम अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा बार बार सभी मुल्कों ने बराबर तोल दिया। आपकी विदेश नीति की तीसरी बड़ी असफलता अमेरिका को लेकर है। ये वही अमेरिका है, हमारे इतिहास में समय समय पर अमेरिका को जब आंख दिखाने की बात आई तो हमने आंख भी दिखाई, और जब हाथ मिलाने की और मधुर संबंधों की बात आई तो पिछले 2 दशकों में अमेरिका से संबंधों में सुधार भी हुआ। हमने उतार चढ़ाव अमेरिका से संबंधों में देखा है। 1971 में जब अमेरिका ने आंख दिखाई थी कि आप बांग्लादेश के अंदर अपनी फौज मत भेजिए, तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और बांग्लादेश के अंदर हमारी फौज गई थी। आंख दिखाई हमने। परमाणु परीक्षण की जब बात आई तो चाहे इंदिरा जी के समय परमाणु परीक्षण हुआ हो, चाहे अटल जी के समय परमाणु परीक्षण हुआ हो, अमेरिका ने जब रोकने की कोशिश करी तो हिंदुस्तान ने आंख दिखाई और अमेरिका के दबाव को नहीं माना। ये वही अमेरिका है। लेकिन जब अमेरिका से हाथ मिलाने की बात आई, सपोर्ट की बात कर रहे थे, सपोर्ट का लेटर्स पढ़ रहे थे, जय पांडा भी मौजूद थे जब राष्ट्रपति ओबामा आए थे। जब मित्रता की बात आई और 26/11 हुआ मुंबई में, तो राष्ट्रपति ओबामा वॉशिंगटन से दिल्ली आए। जॉइंट संसदीय सेशन में मैं भी एक सांसद था, जय पांडा भी एक सांसद थे, और राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट के सेफ हेवन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हिंदुस्तान, ये साथ देने निभाने की बात, हाथ भी मिलाया और नजर भी, आंख भी मिलाई। मगर अमेरिका, आज आपको यही नहीं पता अमेरिका के साथ आप हाथ मिलाना चाहते हो या उनको आंख दिखाना चाहते हो। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने
28 बार कहा कि सीज फायर हमने कराया। उससे भी चिंतनीय बात उन्होंने कहा व्यापार के धौंस दे के दिखाया। बात थी आतंकवाद पे वार की, आ गई व्यापार पे। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने केवल व्यापार तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 5 जहाज गिरे, वो केवल जहाज तक भी नहीं रुके। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कश्मीर का भी नाम लाया कि कश्मीर में अमेरिका की बात हुई है। और दुख की बात ये, कश्मीर के मामले में और विदेशी हस्तक्षेप के मामले में, क्योंकि इस बात पर भाजपा का, आरएसएस का भी एक स्टैंड रहा है, क्या आरएसएस की भी विदेश नीति बदल गई है? क्या आरएसएस को भी स्वीकार्य है कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है? दुख की बात और है, दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा, अमेरिका को भी चुनना होगा। अमेरिका को कैसे संबंध चाहिए हिंदुस्तान के साथ? दुनिया की एक शक्ति है हिंदुस्तान, भारतवर्ष को पाकिस्तान से का बराबरी नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका को भी चुनना होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। आपकी विदेश नीति की तीसरी बड़ी असफलता चीन को लेकर है। मैं याद दिला दूं, जब आसिफ मुनीर अमेरिका के अंदर लंच कर रहे थे, उनको भोजन दिया जा रहा था और वो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। जब वो ये कह रहे थे, उसी दिन इत्तेफाक से उसी दिन चीन के अंदर ट्राइलैटरल बातचीत चल रही थी, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। ये उस दिन ट्राइलैटरल बातचीत चल रही थी चीन को लेकर। बार बार आपको आगाह किया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, इसी सदन में किया है, लेकिन उनकी बात को आपने हल्के में लिया। और आज आपको आगाह कर रहे, हमारी फौज आगाह कर रही है चीन को लेकर। जो हमारे फौज के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है राहुल सिंह, उनका बयान आया कि चीन ये जो युद्ध था, इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान को सर्वेलेंस में, सैटेलाइट में, इक्विपमेंट में, प्लेटफॉर्म में, नेटवर्क में पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा था। और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात आई कि जब लड़ाई चल रही थी तो एमओ रूम के अंदर चीन के एम्बेसडर, पाकिस्तान में जो चीन के एम्बेसडर हैं, वो एमओ रूम में बैठे थे, पाकिस्तान के आर्मी के हेडक्वार्टर में बैठे थे। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा। लेकिन आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? आपने चीन के एम्बेसडर को अभी तक दिल्ली में तलब करने का भी कार्रवाई नहीं करी, चीन को कार्रवाई नहीं करी। जब टर्की ने पाकिस्तान के साथ देने के लिए अपना बेड़ा बजाया, तो आपने टर्की के दुश्मन मुल्क साइप्रस में प्रधानमंत्री जी गए, अच्छा संदेश गया। मगर जो असली दुश्मन था चीन, आपको अगर संदेश देना था तो ताइवान में प्रधानमंत्री जी जाते, चीन को संदेश देते। चीन को भूल गए। और 6 जुलाई को जब जनरल राहुल सिंह ने कहा कि चीन इसके पीछे है, आपका क्या जवाब रहा? विदेश मंत्री जी आप 10 जुलाई को बेजिंग चले गए, ताइवान नहीं बेजिंग चले गए, और आपका ट्वीट आया, आपका वक्तव्य आया कि चीन की जो एससीओ की अध्यक्षता है उसका भारत समर्थन करता है और हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है। किस बात का दबाव? चीन से। भारत एक स्वतंत्र, एक ऐसा देश है जिसको आज हल्के में नहीं लेना जाना चाहिए। आपकी एक और रक्षा मंत्री बोल रहे थे, मैं एक और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर भी इस बीच में कहना चाहूंगा। हमने देखा आर्मी वालों ने क्या कहा, एयरफोर्स वालों ने क्या कहा। मैं दो ही पढ़ना चाहता हूं, आर्मी और एयरफोर्स, आपको सुनना पड़ेगा वो क्या कह रहे हैं। रक्षा मंत्री जी, आपकी भी 11 साल की रक्षा नीति 11 साल की, उसका रिपोर्ट कार्ड जो हम कहें उससे मत मानना। मगर जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, राहुल सिंह जी की जो स्टेटमेंट आई चीन को लेकर, उसके बाद उन्होंने कहा द इक्विपमेंट दैट वाज सपोज्ड टू बी रिसीव्ड इन जनवरी हैज नॉट बीन डिलीवर्ड येट। We still depend on a lot of things from outside, and if all that equipment was made available, the story may have been little different. ये उन्होंने कहा। और हमारे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, जिन पे हमें गर्व है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, एयर मार्शल ने,
हमने नहीं, उन्होंने कहा नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट दैट आई कैन थिंक ऑफ हैज बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम. व्हाई शुड वी प्रॉमिस समथिंग which cannot be achieved? हुड्डा जी, एयर फोर्स कह रही है, आर्मी कह रही है, और स्टैंडिंग कमेटी. एक सेकेंड हुड्डा जी, आपके पार्टी से आज की लिस्ट में बहुत सारे नाम आए हैं, इसलिए आप अपना भाषण जल्दी से खत्म कीजिए. और एक सेकेंड, वन सेकेंड, हुड्डा जी एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड, नहीं एक सेकंड ना, आपको एक सेकंड हुड्डा जी, एक सेकंड रुकिए. यदि सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही आज रात 12 बजे तक बढ़ा जाएगा. है? थैंक यू, धन्यवाद. आप कंक्लूड कीजिए. केवल उन्होंने नहीं कहा, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, केवल उन्होंने नहीं कहा, स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि संसदीय स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट पर आपकी सरकार ध्यान नहीं देती. 2018 की रिपोर्ट, 2023 की रिपोर्ट क्या कह रही थी आपको? आप लगातार रक्षा बजट को घटा रहे हैं, जो सही नहीं है, और रक्षा बजट को बढ़ाइए. इन 11 वर्षों में रक्षा बजट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी और एज अ परसेंटेज ऑफ हमारा जो बजट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इन 11 वर्षों में रक्षा बजट 2.5% से घटकर 1.9% पे आप लेके आए. और ये जो रक्षा बजट एज अ जीडीपी के प्रतिशत में, ये रक्षा बजट 1962 के युद्ध के बाद सबसे नीचे स्तर पर आप लेके आए. और स्टैंडिंग कमेटीज आपको कह रही थी कि ये सही नहीं है. रक्षा बजट आपने कम किया, अग्निवीर जैसी योजनाएं आपने लेके आए, जिसने फौज, देश की फौज पे जिसमें हमें गर्व था, उसका हमारा मानना है कि वो फौज के लिए सही नहीं थी. लेकिन उससे भी एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि रक्षा बजट में एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन के बजट में भी आपने कटौती करने का काम किया. जो राहुल जी, हमारे नेता, बार बार जिस बात को लेकर आपको आगाह कर रहे हैं, आज हमारे देश में 60 स्क्वाड्रन की जरूरत है. 60 स्क्वाड्रन की, जो एयर मार्शल बोल रहे हैं, 41 स्क्वाड्रन, 41.1 स्क्वाड्रन यूपीए के समय, हमारे समय मंजूर हुए थे 2011 में, मगर धरातल पे केवल 31 स्क्वाड्रन आज एयरफोर्स के हैं. और इन 31 स्क्वाड्रन में से भी कई स्क्वाड्रन ऐसे हैं जिसमें जैगुआर जैसे जहाज हैं. ये वही जैगुआर है जो पिछले 6 महीने में 3 जैगुआर जहाजों का क्रैश हुआ, जिसमें 2 हरियाणा के हमारे पायलट थे, जिनको अपनी शहादत देनी पड़ी जैगुआर के साथ. सभापति महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया. विशेष रूप से आभार व्यक्त करेंगे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष. मैडम, 1 सेकेंड. अध्यक्ष जी, मेरी यही मांग है कि हमारी आज हमारा सुझाव माने तो ये माने कि हमारी फौज को, हमारी एयरफोर्स को आधुनिकता से लैस किया जाए, बजट को बढ़ाया जाए. जो आज हमारी एयरफोर्स के अंदर जिस तरीके से मजबूती, आज 2 फ्रंट 3 फ्रंट वॉर की बात चल रही है. आज पाकिस्तान 82% अपने हथियार चीन से ले रहा है, तो बांग्लादेश 71% अपने हथियार चीन से ले रहा है. ऐसे में नेटवर्क, प्लेटफॉर्म, हर तरीके से आधुनिकता से लैस किया जाए. अब वो ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे जारी है, क्रिकेट जारी मत करो ऑपरेशन सिंदूर के साथ. और करना है तो हमारी देश की फौज को मजबूत करने का आप काम करिए, हम साथ देंगे. धन्यवाद.